नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी भाजपा का अलायंस सिरे चढ़ गया। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने अपनी जिद छोड़ी, अपनी नई शर्तों को ठंडे बस्ते में डाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके भाजपा आलाकमान का समर्थन प्राप्त किया। जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री का तमंगा मामूली नहीं है। घाटी के इस्लाम चरमपंथी एक महिला मुख्यमंत्री की मौजूदगी को कैसे लेंगे और इसका आबो हवा पर क्या असर होगा, इसका जवाब वक्त देगा। मोटे तौर पर महबूबा मुफ्ती को अब गलतफहमी नहीं है कि वे अपने को घाटी में सूरमा बना सकेगी। उन्हें जज्बाती मसलों के बजाय विकास के ठोस कामों और राजकाज में संजीदगी से घाटी के लोगों का दिल जीतना होगा। यदि वे मुख्यमंत्री नहीं बनती तो पीडीपी और उनका सियासी भविष्य खत्म हो जाता। मुफ्ती मोहम्मद की सियासी विरासत झेलम में बह जाती। घाटी में वापस अकेले शेख परिवार की तूती रह जाती, इसलिए कि सत्ता से ही राजनीति और सियासी खानदान की पहचान बनती है। एक वक्त शेख अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस से समझौता करके सरकार बनाई थी। तब घाटी के उग्रवादी मुसलमान भड़के थे, मगर उससे शेख अब्दुल्ला परिवार की 3 पीढ़ियां राज भोग गई। इस हकीकत ने ही महबूबा मुफ्ती को आखिर में समझदार बनाया। उन्होंने भाजपा की मदद से सरकार बनाने, मुख्यमंत्री बनने का फैसला लिया। सवाल है, उनका ये फैसला तात्कालिक मकसद से है या दीर्घकालीन मकसद से। बहुत संभव है वे एन वक्त ऐसा कुछ करे, केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा को इस तरह डाउन करे जिससे घाटी के उग्रवादियों में वाहवाही बने, लेकिन यह आत्मघाती रुख होगा। सवाल है, महबूबा मुफ्ती किस सोच से जम्मू कश्मीर में राज करेगी, वे किस विजन से जम्मू कश्मीर को लीडरशिप देने वाली है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अभी बदलाव नहीं होने जा रहा है। अमित शाह को अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किए कई महीने हो गए, लेकिन वे बदलाव की जल्दी में नहीं हैं। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया। जानकार सूत्रों के मुताबिक जुलाई के बाद ही संगठन में कोई बदलाव होगा। हालांकि ये भी कोई लंबा चौड़ा बदलाव नहीं होना है। कहा जा रहा है कि शाह अपनी मौजूदा टीम के साथ ही काम करेंगे। जरूरी हुआ तो एक आध नई नियुक्ति होगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जुलाई तक कई जरूरी राजनीतिक घटनाक्रम रहने वाले हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के चुनाव चल रहे हैं। मनोनीत कोटे की 7 सीटों सहित राज्यसभा की कुल 63 सीटों का चुनाव जुलाई तक होना है और उत्तराखंड का घटनाक्रम चल रहा है। जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहां अमित शाह ने पहले ही नई नियुक्तियां कर दी थीं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में नए अध्यक्ष बना दिए गए थे। इसी तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए जरूरी आधे राज्यों में अध्यक्षों का चुनाव हो गया था। सो जिन राज्यों में अब अध्यक्ष का चुनाव बाकी है, वहां बदलाव की जल्दी नहीं है, क्योंकि इन राज्यों में तत्काल कोई चुनाव नहीं होना है। इसलिए अमित शाह को राष्ट्रीय संगठन में बदलाव या राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की जल्दी नहीं है। कहा जा रहा है कि जिस तरह उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या सीमित की है, उसी तरह प्रकोष्ठ और मोर्चों की संख्या भी सीमित रहने वाली है और वे मुख्य संगठन से ही काम चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ संगठन में बदलाव को ही नहीं टाल रही है, ऐसा लग रहा है कि वह राज्यसभा की सीटें भरने का फैसला भी टाल रही है। राज्यसभा में मनोनीत कोटे की 7 सीटें खाली हो गई हैं। 2 सीटें तो पिछले साल से ही खाली हैं, जबकि 5 सीटें 21 मार्च को खाली हुई हैं। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि पार्टी इनके लिए नाम तय करने की जल्दी में है। AK गांगुली और HK दुआ पहले रिटायर हुए थे। 21 मार्च को जावेद अख्तर, मृणाल मीरी, मणिशंकर अय्यर, भालचंद्र मुंगेकर और जयश्री B रिटायर हुए हैं। इन 5 में से 2 सांसदों अय्यर और मुंगेकर ने मनोनीत होने के बाद अपने को कांग्रेस के साथ जोड़ लिया था। मनोनीत कोटे की 7 सीटों के अलावा 2 सीटें और खाली हैं, जबकि 54 सीटें अगले 3-4 महीने में खाली होने वाली हैं। अगर सरकार संसद का अगला सत्र शुरू होने से पहले 7 लोगों को मनोनीत कर देती है, तो राज्यसभा में उसकी ताकत बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि सरकार जिन लोगों को मनोनीत करेगी, उनमें से कुछ अपने को भाजपा सदस्य के तौर पर घोषित करेंगे। जो सीधे पार्टी से नहीं जुड़ेंगे, वे भी जाहिर तौर पर उनका पक्ष लेंगे।
करेंगे। राज्यसभा में अभी भाजपा के 48 सदस्य हैं और मनोनयन व इस साल के 2 वार्षिक चुनाव से इसमें बड़े इजाफे की उम्मीद की जा रही है। कांग्रेस के 64 सदस्य हैं और माना जा रहा है कि इस बार उसकी संख्या घटकर 60 के नीचे आ जाएगी। ऐसा संभवतः पहली बार हो रहा है कि बसपा प्रमुख मायावती अपने कोर वोट बैंक को लेकर चिंता में है। उनकी पार्टी के जानकार सूत्रों का कहना है कि बसपा प्रमुख को शहरी इलाकों में दलित वोट टूटने की चिंता है। दिल्ली और हरियाणा के पिछले चुनावों में उनको इसका अनुभव हुआ, लेकिन उससे ज्यादा उनकी चिंता भाजपा, कांग्रेस और सपा के आक्रामक अभियान के कारण है। ये तीनों पार्टियां दलित वोट अपनी ओर खींचने के लिए जी जान लगा रही हैं। समाजवादी पार्टी पहले कभी दलित वोटों की परवाह नहीं करती थी, लेकिन इस बार उसने भी उसे लुभाने का प्रयास किया है। सपा ने आरक्षित सीटों के अलावा सामान्य सीट से भी दलित उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। ये चौंकाने वाला फैसला है। अति पिछड़ा की बजाय सपा दलित वोट पर ज्यादा ध्यान दे रही है। भाजपा सबसे ज्यादा जोर लगा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसे दलित वोट मिले थे। उसने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर कई कार्यक्रमों का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर के ऐतिहासिक स्मारक की बुनियाद रखी है और प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल उनके जन्मदिन 14 अप्रैल को कई बड़े कार्यक्रमों का ऐलान किया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने पिछले दिनों लखनऊ में दलित कॉन्क्लेव किया, जिसमें राहुल गांधी शामिल हुए। इसके बाद कांग्रेस ने ऐसे कॉन्क्लेव कई जगह करने की योजना बनाई। इसकी काट के लिए मायावती ने शहरी इलाकों में मोहल्ला मीटिंग्स की योजना बनाई है। इनमें बसपा के नेता शामिल होंगे और दलित वोट बसपा के साथ जोड़े रखने की कोशिश करेंगे। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ को इस चुनौती से निपटना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत पिछले 40 साल से आतंकवाद का दर्द महसूस कर रहा है। मोदी ने साथ ही ये भी कहा कि भारत ने आतंकवाद के आगे कभी भी घुटने नहीं टेके और उसके सामने झुकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ब्रुसेल्स के एक दिन के दौरे पर गए प्रधानमंत्री ने कल देर शाम भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए परोक्ष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ को निशाना बनाया और कहा कि अगर ये आतंकवाद का मुकाबला करने में सफल नहीं होता है तो ये अप्रासंगिक हो सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ आज तक आतंकवाद को परिभाषित करने में असमर्थ है। उन्होंने भारतीय मूल के लोगों के बीच दिए 1 घंटे के भाषण में अपनी सरकार की 2 साल की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से भारत में निवेश करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुसेल्स का 1 दिन का दौरा खत्म करके 2 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं। वे वहां परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही कई देशों के प्रमुखों के साथ 2 पक्षीय वार्ता भी करेंगे। इस सम्मेलन में करीब 50 देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में परमाणु हथियारों और दूसरी सामग्रियों की सुरक्षा और इसके खतरे के बारे में अपनी राय साझा करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरे में खगोल विज्ञान की प्रयोगशाला लीगो के वैज्ञानिकों से भी मुलाकात करेंगे। पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना था और वॉशिंगटन में मोदी से भी उनकी मुलाकात भी होने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर नवाज शरीफ का कार्यक्रम टल गया। 2 दिन का अमेरिका दौरा खत्म करके प्रधानमंत्री सऊदी अरब के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। कोलकाता महानगर के बीचों बीच बन रहे एक फ्लाईओवर के गिर जाने से कई लोगों की मौत हो गई है। दर्जनों और लोगों के पुल के नीचे दबे होने की आशंका है। फ्लाईओवर के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। इस पुल का निर्माण पिछले कई सालों से चल रहा है और कई बार इसे पूरा करने की डेडलाइन निकल चुकी है। राज्य सरकार की ओर से बनाया जा रहा ये पुल गणेश बाजार में स्थित है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना चुनाव दौरा रद्द करके कोलकाता लौट आई। उन्होंने दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति हमदर्दी जताई और मामले की जांच के आदेश दिए। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करके इसे बहुत बड़ी दुर्घटना बताया और घटना पर शोक जाहिर किया। दूसरी ओर भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि फ्लाईओवर की पूरी योजना ही गलत थी। 1 दर्जन राज्यों में सूखे के हालात पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सूखे के हालात पर केंद्र से रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि कितने राज्यों में सूखा प्रबंधन प्रकोष्ठ और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान याचिका करने वाले मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि ये दोनों संस्थाएं कई जिलों में नहीं है। प्रशांत भूषण ने हरियाणा सरकार की ओर से अदालत में गलत डाटा देने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य सरकार का डाटा पूरे साल का नहीं था बल्कि सिर्फ 2 महीने का था। उन्होंने कहा कि अगर 75% से कम बारिश होती है तो उस इलाके को सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है, लेकिन राज्य सरकार ने 2 महीने का डाटा देकर बताया कि सूखे के हालात नहीं है।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 7 जवानों के मारे जाने की घटना पर अटकलों का दौर जारी है। सीआरपीएफ ने संदेह जताया है कि उसके जवानों की आवाजाही की सूचना लीक हुई थी, जिसके बाद नक्सलियों ने लैंड माइंस बिछाकर विस्फोट किया। सीआरपीएफ के प्रमुख के दुर्गा प्रसाद ने कहा है कि सूचना लीक करने वाला एजेंसी के अंदर का भी हो सकता है और बाहर का भी। सीआरपीएफ इसकी जाँच कर रही है। दूसरी ओर राज्य के गृह मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा है कि नियमों की अनदेखी से ये घटना हुई है। हालांकि सीआरपीएफ ने इसे नियमों की अनदेखी यानी एसओपी का उल्लंघन मानने से इनकार किया है और कहा कि घटना की जांच चल रही है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा ने सख्त रहकर महबूबा मुफ्ती को एहसास कराया कि श्रीनगर में राज करना है तो एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ अलायंस से ऐसा संभव है। फारूक अब्दुल्ला समझ रहे थे कि महबूबा गलती करेगी, भाजपा से पंगा लेगी और न इधर की रहेगी और न उधर की। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने वक्त रहते समझदारी का फैसला किया और अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद के बनाए रास्ते पर ही चलने का निर्णय किया। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद महबूबा ने भाजपा के साथ जोड़े गए संबंध को तोड़कर अलग राजनीति करने की सोची थी। तभी उन्होंने करीब 3 महीने तक सरकार गठन के फैसले को लटकाए रखा। कश्मीर घाटी में अपने कोर वोट की चिंता में उन्होंने भाजपा से दूरी दिखाने का प्रयास किया, लेकिन अंततः ये कहते हुए भाजपा के साथ लौटी कि उनके पिता का फैसला पत्थर की लकीर है। असल में हिंदी पट्टी के राज्यों को छोड़ दें तो दक्षिण पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक समानता है। इन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां सरकार में आती हैं, तो उनकी कोशिश रहती है कि वे केंद्र की सरकार के साथ जुड़कर काम करें। एकाध अपवादों को छोड़कर इन राज्यों की सत्तारूढ़ क्षेत्रीय पार्टियां हमेशा केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन के साथ होती हैं। इसी राजनीति के तहत कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार गठबंधन सहयोगी बदलता रहा है और पीडीपी ने भी सुविधा के हिसाब से गठबंधन सहयोगी बदला है। पार्टी बनने के बाद पहली बार पीडीपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और इस बार भाजपा के साथ मिलकर बनाई। वैसे इस बारे में महबूबा मुफ्ती पहले से चीजों को समझती थी, लेकिन अपने पिता के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार में उम्मीद से कम भीड़ उमड़ने और भाजपा के प्रति अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की सोच की चिंता में उन्होंने फैसला करने में देरी लगाई। उनको लग रहा था कि भाजपा के साथ जाने से कश्मीर घाटी में वे अपना कोर वोट गंवा सकती हैं। उनको कट्टरपंथी समूहों का समर्थन खो देने का खतरा भी दिख रहा था, लेकिन सरकार नहीं बनाने के अपने खतरे थे जो उनकी पार्टी के लिए भारी पड़ते। उनकी पार्टी पीडीपी भाजपा के साथ मिलकर 1 साल सरकार चला चुकी है, इसलिए भाजपा के साथ जाने का जितना नुकसान उनको हो सकता था उतना हो चुका है। अगर अभी वे जिद पर अड़ती और चुनाव में जाती तो पार्टी का सफाया हो सकता था। पार्टी में टूट फूट होने का खतरा अलग दिख रहा था, इसलिए उन्होंने चुनाव में जाने के बजाय सरकार बनाने का रास्ता चुना। सरकार बनाकर वे कई पूर्व धारणाओं को तोड़ सकती हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में केंद्र की मदद से विकास की ऐसी पहल कर सकती हैं जिससे लोगों की सोच बदले। दूसरे, अगर विकास और कामकाज के जरिए वे ऐसा करने में सफल नहीं होती हैं और कट्टरपंथी व अलगाववादी ताकतों की नाराजगी बनी रहती है तो वे अपनी सुविधा से किसी ऐसे मुकाम पर संबंध तोड़ सकती हैं जहां वे इसका ज्यादा फायदा उठा सके। सरकार बनाने के फैसले से उनके विकल्प बढ़ गए हैं। उन्हें अपनी पार्टी पर पकड़ मजबूत करने का मौका भी मिलेगा। सत्ता की गोंद से ही वे अपनी पार्टी को जोड़े रह सकती हैं। अब्दुल्ला परिवार की 3 पीढ़ियों के मुकाबले उनके परिवार की दूसरी पीढ़ी भी सत्ता पर काबिज होगी तो इससे घाटी में मुफ्ती परिवार की लंबी पारी की बुनियाद बनेगी। इस बार का जम्मू कश्मीर का जनादेश भी जरा दूसरे किस्म का है। घाटी और जम्मू का जनादेश बिल्कुल अलग अलग है। इस जनादेश का सम्मान तभी होता जब दोनों इलाकों में जीती पार्टियों की सरकार में भागीदारी हो। पीडीपी भाजपा की सरकार से यह सुनिश्चित हुआ है। अब उम्मीद है कि भारत के लिए रणनीतिक, सामरिक और सामाजिक रूप से सबसे अहम इस राज्य में दोनों पार्टियां संतुलन के साथ काम करेंगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर पर बात करेंगे। मोदी सरकार को जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे उसकी दशकों से चली आ रही राजनीति बदले। मुफ्ती मोहम्मद ने साझा सरकार बनाकर एक उम्मीद बनवाई थी। अब महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताकर अपना रोड मैप बनाया। दोनों को क्या कुछ नया नहीं करना चाहिए? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्प सर्राफ है। पुष्प जी, महबूबा मुफ्ती और भाजपा में अलायंस एक तरह से नीचे पटरी से उतर रहा था, उतरते उतरते अचानक चढ़ गया, सिरे चढ़ा और महबूबा मुफ्ती बहुत संतुष्ट भाव से
सरकार बनाने की तरफ बढ़ी। ये क्या आखिर क्या महबूबा मुफ्ती कैसे चेंज हुई? ये देर आए दुरुस्त आए वाली जो कहावत है इस केस में पूरी तरह ठीक बैठती है। महबूबा के पास भी कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर वो सरकार नहीं बनाती तो उनकी जो राजनीतिक विरासत थी वो खतरे में पड़ सकती थी। क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बड़ा सोच समझ के, सबको पता है कि उन्होंने भी एक लंबा समय लिया भाजपा के साथ समझौता करने में, और गवर्नमेंट भी उनकी उन्होंने ठीक ढंग से चलाई। बाकी प्रकृति ने उनका साथ नहीं दिया, 2 बार फ्लड्स आ गए, उससे कुछ हालात बिगड़ गए और सरकार पूरी तरह से काम नहीं कर पाई, वो एक अलग बात है। पर राजनीतिक दृष्टि से महबूबा जी को चाहिए था कि वो एकदम सरकार बना लेती, क्योंकि यही मैंडेट था, पॉपुलर मैंडेट था। पर वो इस बात का इंतजार करती रही कि शायद प्रधानमंत्री बुलाए, शायद गवर्नमेंट से कुछ कमिटमेंट ले लें, इकोनॉमिक इश्यूज पे, आर्थिक मुद्दे हैं जैसे NHPC प्रोजेक्ट्स की ट्रांसफर वगैरह है, ऐसा लगता है। पर मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी एश्योरेंस मिली भी होगी इस वक्त। नहीं, वो तो भाजपा और अमित शाह, और ये तो अभी राष्ट्रवाद का जो उनका मामला है, तो उसमें तो ये बोल सकते हैं बिल्कुल। और फिर भी एक सरकार के लिए एक दल विशेष को कोई भी एश्योरेंस देना बड़ा मुश्किल है। एक राज्य को तो वो कह सकते हैं कि हम देखें, पर वो भी उसे ओवरऑल एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। नहीं, पर मैं भाजपा को एक इसमें फायदा है, भाजपा के लिए भी जरूरी था कि एक उनको क्रेडिबल मुस्लिम पार्टनर मिले इस वक्त, ताकि देश में जो हवा उनके खिलाफ चल रही है कुछ कांड की वजह से, कुछ उनके नेताओं के बयानबाजी की वजह से, तो उसमें एक क्रेडिबल मुस्लिम लाई नहीं। लेकिन पुष्प जी, महबूबा ने जो अपना फैसला टाला था या फैसला जब नहीं किया था, तो वजह घाटी के लोगों के उनको जो रिएक्शन था या घाटी के लोगों को खुश करना था, उसके हिसाब से उन्होंने कुछ सोचा विचारा। अब क्या वो घाटी की चिंता छोड़ के पूरे प्रदेश और पूरे प्रदेश के विकास उसके एजेंडे पर करेगी, या आगे कुछ और दूसरी राजनीति होगी? देखिए, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने उठाया है। अगर उनको एक बड़े नेता के रूप में बनना है, जो जिसका की पोटेंशियल उन्होंने दिखाया है, उन्होंने घाटी में बहुत मेहनत की है PDP को बनाने में, PDP को खड़ा करने में, तो उनको विभिन्न दो जो अलग क्षेत्र हैं उनमें भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे जम्मू क्षेत्र में और खासकर और लद्दाख में भी। और जम्मू क्षेत्र में वो सिर्फ भाजपा पे ही निर्भर होकर चली तो उनको काफी मुश्किल होगी एक बड़े नेता बनने में। मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो उनके वालिद की एडवांटेज ये थी कि उनको जाति तौर पे जम्मू से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। भाजपा के मंत्रियों की एक तरह से बार्गेनिंग पावर कुछ बढ़ गई होगी। अब तो भाजपा के लोग उनको पूरा मदद देकर उनको सफल बनाने पे लगेंगे, या दोनों तरफ से अभी अंदर ही अंदर राजनीति होगी? नहीं, एक बड़ी विडंबना है हरिशंकर जी, जो भाजपा के स्थानीय नेता हैं, जो अभी जी जम्मू क्षेत्र से नेता हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वहां हो, उनका वो स्टेचर नहीं बना है अभी। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद के समय तो वो सचमुच में कुछ भी नहीं कर सकते थे। नहीं, अब तो करने की अब उनके लिए ये स्थिति है कि मौका उनके हाथ में आ रहा है कि वो अच्छी तरह परफॉर्मेंस करे। और ये नई सरकार के पास एक महत्वपूर्ण एक और चैलेंज आ गया अब सामने, क्योंकि पिछले दिनों गवर्नर रूल में जो काम हुए हैं उससे लोग बड़े खुश हैं। तो मतलब क्योंकि सरकार गवर्नेंस के मुद्दे पे भाजपा के जो स्थानीय नेता हैं, चाहे वो उनका परफॉर्मेंस खराब था, चाहे वो केंद्र में है या राज्य में है, उनके लिए एक मौका है कि वो अपना एक वजूद वहां पे बना सकें। ये कि उनकी मुफ्ती मोहम्मद की सरकार के वक्त जम्मू के भाजपा मंत्रियों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। अब सत्ता से बाहर हुए तो उनको भी रियलाइज हुआ होगा कि भाई हमारी पिछले काम में कुछ कमी रही तो हम अपने को सुधारें। परफॉर्मेंस पे इतना नहीं, उनका स्टेटस वो नहीं बन पाया जो बनना चाहिए था। अब महबूबा मुफ्ती और उनके PDP के मंत्री या इधर भाजपा के मंत्री, इन सबको अपना स्टेटस बढ़ाने का मौका एक तरह से अब नए सिरे से मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि और उस पर उनका फोकस होगा क्या? युवा मुख्यमंत्री है जो पहली बार पहली महिला मुख्यमंत्री है, जिनको की मंत्रिमंडल का अनुभव ही नहीं है अभी तक, उनके सामने वो परफॉर्मेंस उनको वाकई एक मौका मिल रहा है। और जो स्टेचर बने, अभी तो ये जम्मू कश्मीर की राजनीति में ये कहा जा रहा है कि PDP और केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का वही आपस में फैसले कर रहे हैं। पुष्प जी, उस नाते नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का
इस नई सरकार के प्रति क्या रवैया लगता हो? उनके लिए ये एक नहीं, सदमा वाली, उनके लिए एक सदमा नहीं है ये? नेशनल कॉन्फ्रेंस खासकर काफी जोर लगा रही है और उसका असर तीनों रीजनों में, तीनों क्षेत्रों में आगे ही है और वो और भी जोर शोर से अपोजिशन का रोल निभाएंगे। नहीं, पर उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये कि पीडीपी का नया नेतृत्व न जम पाए, उनकी मामला पूरी तरह से बिखर जाए उनका, पीडीपी का, यही मकसद नहीं लगता? वो नहीं हो सकता उनका। ये तो हो सकता है कि मुफ्ती साहब के जाने के बाद उनको लगता हो कि पीडीपी में, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिश ये है, जैसा उमर अब्दुल्ला साहब के बयानों से लग रहा है और जिस तरीके से फरूक अब्दुल्ला भी राज्य में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये लग रहा है कि वो अपने दम पे ही आगे बढ़े। पर आपका विश्वास है कि दोनों की, भाजपा और पीडीपी की, अब केमिस्ट्री जरा स्थायी और मजबूती के साथ आगे रहेगी? कम से कम 2-3 साल तो रहेगी। पर चुनाव से पहले क्या होगा वो एक अलग इशू, लेकिन 2-3 साल दोनों काम करेंगे अपनी तरफ से, काम करेंगे अगर दोनों को अपनी क्रेडिबिलिटी बचानी है। पुष्प जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें।